हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि मैं निरंतर आपको भूगोल की क्लास अपडेट करा रहा हूं और आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता होगा। और आज हम सौर मंडल पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन निरंतर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हमारे द्वारा जो वीडियो होती है अपलोड की हुई उसका नोटिफिकेशन जा पाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो 100 अरब तारे थे, 100 अरब आकाशगंगाएं उत्पन्न हुई और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं, जिनमें से एक हमारा तारा भी है जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसको हम इनके समूह को 8 ग्रह और सूर्य इन सबके समूह को सौर मंडल कहते हैं। हमारा सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण निरंतर निकलती रहती है। जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण और इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो मैं आपको पिछले अध्यायों में पढ़ा भी चुका हूं, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को। तो देखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण सूर्य के द्वारा ही उत्पन्न होती है। हमारे सूर्य से सौर ज्वालाएं निरंतर निकलती रहती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जब इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जब इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाती है कि वह सूर्य की सतह को छोड़कर निकल जाती है, तो उसको सौर ज्वाला नाम दिया जाता है। उसको सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ना कि अनुदैर्ध्य। देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जो एक एरिया घेरती हुई चलती हैं, क्षेत्रफल घेरती हुई चलती हैं। अनुप्रस्थ का रिलेशन क्षेत्रफल से होता है, जबकि अनुदैर्ध्य एक रेखा में चलती हैं। सीधी भी जा सकती है, किसी भी दिशा में एक रेखा में चलेंगी तो अनुदैर्ध्य है। तो हमारी जो सूर्य से निकलने वाली जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कैसी किरण है? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी विकिरण है? अनुप्रस्थ विकिरण, जो सभी दिशा में फैलती हुई जाती है, एक ही सीधी रेखा में नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी की ओर से होकर गुजरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी पर खींची चली आती है। क्योंकि विद्युत जो इसके ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है गुरुत्वाकर्षण का मान। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? पृथ्वी की ओर खींची चली आती है।
जिनको पृथ्वी पर अरोरा लाइट कहते हैं। अरोरा लाइट, अरोरा लाइट नाम दिया, अरोरा लाइट कहते हैं। इन्हीं अरोरा लाइट को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण जब सूर्य की सतह से, सूर्य से उसके गुरुत्वाकर्षण को पार करके निकल जाती है तो वहां पर एक धब्बा सा बन जाता है जिसको हम सौर कलंक कहते हैं, जिसको सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक, सौर कलंक के बनने और समाप्त होने की अवधि 11 वर्ष की होती है। 11 वर्ष। जब सौर कलंक बनता है और बनने के बाद जब समाप्त हो जाता है तो अवधि कितनी होती है? 11 वर्ष। प्रत्येक 11 वर्ष के बाद जब ये समाप्त हो जाता है फिर से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है, फिर से सौर कलंक बन जाता है। तो ये 11 वर्ष में, हर 11 वर्ष में यहाँ सौर कलंक बनता रहता है। सूर्य की जो हमें सतह दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो हिस्सा हमें चमकता है उसको कोरोना कहते हैं। क्या कहलाता है? कोरोना। हमारी जो पृथ्वी है उससे सूर्य की लगभग दूरी जो है 98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का जो तापमान है, सूर्य की सतह का तापमान की बात कर लेते हैं पहले, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सूर्य के केंद्र की, सूर्य के केंद्र के तापमान की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारे सूर्य की जीवन काल की अवधि है वो 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष। ये मैंने आपको बता रखा है, मिलियन, अरब, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड की थी, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सूर्य है उसकी 5 अरब वर्ष आयु हो चुकी है। 5 अरब वर्ष। और 5 अरब वर्ष अभी बाकी है। दूरियों को तो आपको पता ही होगा, सभी दूरियों को, जो खगोलीय दूरी होती है, प्रकाशीय वर्ष, जो ये दूरी होती है किस में नापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। खगोलीय दूरी भी बताई थी आपको, पार्सेक भी बताया था। तो देखिए दोस्तों, यदि हम उपग्रहों की बात करें तो बुध, जो बुध ग्रह है उस पे उपग्रहों की संख्या 0 है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र पर भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मंगल पर 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति पर भी 79 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जिसका नाम गैनीमीड। शनि पर भी उपग्रहों की संख्या, शनि के पास 62 है, 62, जिनमें से इसका भी सबसे बड़ा उपग्रह टिटोन, जिसके हम टिटोन नाम देते हैं, टिटोन। इसके बृहस्पति को गैनीमीड, गैनीमीड नाम दिया जाता है, गैनीमीड के नाम से जाता है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है।
अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण उपग्रह है, जो बड़ा उपग्रह है, वो टाइटेनियम, क्या नाम था, एक मिनट दोस्तों, इसका नाम, हाँ, टाइटेनियम, टाइटेनियम। किस नाम से हम जानते हैं इसको? टाइटेनियम के नाम से। और जो हमारा वरुण उपग्रह है, उसके पास, जो वरुण ग्रह है उसके पास 14 उपग्रह हैं, जिनमें से मैड्रिड और टिट्रोन, टिटोन या टिट्रोन, टिट्रोन महत्वपूर्ण है और टिट्रोन बड़ा उपग्रह है इसका। यदि दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सा उपग्रह बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखिएगा सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। मैं लिख देता हूं क्रम। सबसे पहले बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर उससे छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र हो जाएगा, शुक्र से छोटा बुध हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इनको याद कैसे किया जाए अभी? याद करने का देखिएगा आसान तरीका मैं बता देता हूं आपको कैसे आप याद करोगे। याद करने के लिए आपको क्या करना है भाई, ये इनको दो भागों में डिवाइड कर लेना है। दो भागों में डिवाइड करने से आपको इतना आसान हो जाएगा कि भाई एक बार इधर की ओर चलना है, एक बार इधर की ओर। तो अगर देखें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्रम से चलते रहेंगे शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ऐसे हम इधर का देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो मंगल है, मंगल को दूसरे क्रम पर आते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मंगल के पास उपग्रहों की संख्या 2 है, तो इसीलिए दूसरे नंबर पर रखा है, दूसरे नंबर पर। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कहां आना है? दूसरे नंबर पर आना है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल। मंगल छूट गया ना, तभी तो कह रहा हूं मंगल, यहां मंगल आएगा और इसके बाद कौन सा आएगा? बुध। तो आपको इस तरीके ध्यान रखना है, इसको दूसरे नंबर पर लगाना है, ठीक है, क्योंकि इस पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, फिर मंगल, फिर शुक्र, बुध। जो शुक्र है उसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आकार लगभग लगभग समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई पूरब से पश्चिम क्रम लगाइए, सूर्य के नजदीक जितने ग्रह हैं वो बताइए, 4 ग्रहों का क्रम। तो आप बता सकते हो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के दूर जितने ग्रह हैं उनका क्रम बताइए, सूर्य के दूर 4 ग्रहों का क्रम। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह किस उपग्रह के पास? देखेगा जो मंगल उपग्रह है, जो मंगल उपग्रह है उस उपग्रह नहीं सॉरी ग्रह है, जो मंगल ग्रह है उसके पास उपग्रहों की संख्या 2 है, एक फोबोस और एक डिमोस, एक डिवोस। जो डिवोस उपग्रह है, मंगल का जो डिवोस उपग्रह है वो पूरे सौरमंडल, पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का हमारे कह सकते हैं। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिवोस। और सबसे बड़ा उपग्रह शनि का, अभी मैंने बताया था, गैनीमीड। क्रम अगर हम इधर से चलते हैं तो सबसे बड़ा आ जाएगा,
इसी क्रम से अगर हम याद रखें, अगर हम इधर चलते हैं तो पहले सबसे बड़ा आ जाएगा, और इधर चले तो सबसे छोटा उपग्रह भी आ जाएगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो एक बात ध्यान रखो, मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका बहुत ज्यादा यूज है, कई बार एग्जाम में पूछता है तो आप इससे पता लगाओगे। देखिएगा कई बार बच्चे बहुत गलती भी कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना भी, जिसका जितना बड़ा आकार, ये क्या है घनत्व, और मैंने आपको बताया था भी ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रहता है। यदि आयतन ज्यादा तो घनत्व कम, और घनत्व ज्यादा तो आयतन कम, उल्टा संबंध होता है। ऐसे द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व भी ज्यादा, सीधा संबंध रहेगा, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, समानुपाती का। और घनत्व कम तो द्रव्यमान भी कम। तो यदि हम बात की जाए कि भाई जो बड़े उपग्रह हैं, ये जो लास्ट के बड़े उपग्रह हैं, तो ये आकार में कैसे बड़े, तो इनका घनत्व क्या होगा, कम। जो बड़े उपग्रह हैं उनका घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा, और जो छोटे उपग्रह हैं उनका घनत्व अधिक रहेगा। तो यदि अगर पूछ लिया जाए भाई बृहस्पति या शुक्र में किसका घनत्व अधिक होता है, तो आप किसको बताओगे, जिसका आकार बड़ा होता है, जो आयतन ज्यादा घेरता है, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जो आकार कम घेरता है उसका घनत्व कम हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कुछ भी और भी फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा शनि है उसके चारों ओर 7 बल है। शनि के चारों ओर 7 बलें होती हैं। ऐसी अरुण के चारों ओर 5 बलें विद्यमान रहती हैं, 5। ये जो बलें होती हैं, ये मैंने बताया सभी ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, धूल के कण और गैसों से। धूल के कण और गैसों से मिलकर बना है ना ब्रह्मांड, धूल के कण और गैसों से प्लस गैस। तो ये 7 बलें भी किससे मिलकर बनी होंगी, जो शनि के पास है, शनि के चारों ओर है। ऐसे अरुण के चारों ओर भी 5 ये इस प्रकार की बलें हैं, तो वो धूल के कण और गैसों से मिलकर ही बनी है। किनसे मिलकर बनी है, धूल के कण और गैसों से ही मिलकर बनी है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी जो है हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है, लेकिन इस पर पानी की वजह से अभी जीवन की वो परिस्थितियां नहीं आई है। संभव तो हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं आई है कि यहाँ पर व्यक्ति जाकर रह सके। इसलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पानी की वजह से ये वो है, और कुछ नहीं। पृथ्वी ऐसा है कि इस पर क्या है भाई, जीवन संभव है एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में। देखिए एक बात और समझ लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमारी पृथ्वी होती है इस पर जीवन क्यों संभव है, इसका कारण समझ लेते हैं, रीजन। अभी मैंने आपको बताया सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण आती हैं, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। उसके उत्तरी ध्रुव पर उनको क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो हमारी पृथ्वी है इस पर वायुमंडल के कारण जीवन संभव हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है इस पर वायुमंडल के कारण जीवन संभव हुआ है, और जितने भी उपग्रह हैं उन पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण जीवन संभव हो पाया है। देखिए
सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग के रूप में आती हैं। कैसे आती हैं? लघु तरंग के रूप में। ये लघु तरंग के रूप में, क्योंकि हमारे पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडल, और सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि ये लघु है। और हमारी जो पृथ्वी से जो तरंगे जाती हैं, तरंगे जो निकलती हैं वो दीर्घ तरंगे निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? दीर्घ तरंगे, जिसके कारण वायुमंडल द्वारा ये तरंगे रोक ली जाती हैं। वायुमंडल एक ऐसे व्यवहार करता है जैसे एक जाल हो। हमारा जो वायुमंडल है इन तरंगों के लिए एक जाल की भांति व्यवहार करता है, और ये जाल ऐसे व्यवहार देखिएगा जैसे छोटा, समझ लेते हैं, थोड़ा पॉइंट आ गया तो आप जैसे मच्छरदानी होती है ऐसे समझ सकते हो। मच्छरदानी देखी होगी सबने। मच्छरदानी में क्या होता है भाई, बहुत छोटी छोटी जगह होती है, बहुत छोटे छोटे। एक बड़ा जाल होता है जिसमें मछली वगैरह को पकड़ा जाता है, और वगैरह वगैरह जो समुद्र के जीव होते हैं उनको पकड़ा जाता है। तो उसमें बड़े बड़े जगह होती है इस तरीके से पानी निकलने का। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण लघु तरंग तो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन जो दीर्घ तरंगें होती हैं वो इनके द्वारा रोक ली जाती है। दीर्घ तरंगे हमारे पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर क्या संभव है? जीवन इसके कारण, वायुमंडल के कारण ही जीवन संभव हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आपको ये याद कैसे करना है, याद करने के तरीका बता देता हूं। देखिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा भाई ग्रहों को कैसे याद करें। आप एक लाइन याद कर लीजिएगा, डिवोर्स हुआ, गाना गाया, डिवोर्स हुआ, गाना गाया, टूल बजी, टूल बजी। जब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स से कर लेंगे, डिवोर्स हो गया किसी का और तब गाना गाया और टूल बजी। फिर ताई ने, फिर ताई ने, वरुण की मैरिड, वरुण की मैरिड कराई। डिवोर्स हो गया, गाना बजा, गाना गाया गया, टून बजी, फिर ताई ने क्या करा दिया, वरुण की मैरिड करा दी गई। डिवोर्स हो गया तो वरुण की फिर मैरिड करा दी गई। तो ऐसा आप याद कर सकते हो, डिवोर्स से ऐसी गाना गाया, गैनीमीड अभी बताया आपको बृहस्पति का, टून इसका बताया, टिटोन, डिवोर्स से याद कर सकते हो मंगल का, फोबोस भी है इसका। बजी को छोड़ के फिर क्या कर सकते हो, ये आपको बताया गया था, ताई से याद कर सकते हो, क्या नाम था, टाइटेनियम, टाइटेनियम ये याद कर सकते हो। वरुण का याद कर सकते हो, मैड्रिड, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।